गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिस्टालेक्टिक। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने कोर्सेज़ की तैयारी भी कर रहे होंगे। एक लंबे गैप के बाद हम हमारा फेमिनिज़म सीरीज़ आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं, आई होप आपके पिछले कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और अगर आप हमारे न्यू स्टूडेंट हैं तो फेमिनिज़म सीरीज़ की पिछली वीडियोज़ ज़रूर देखिए। आज हम बात करने वाले हैं मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म के बारे में। एक ऐसी फेमिनिज़म की थ्योरी जो ये कहती है कि विमेन की प्रॉब्लम सिर्फ जेंडर प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। सोचिए, एक वुमन पूरा दिन घर पर काम करती है, खाना बनाती है, बच्चे संभालती है, बड़ों को संभालती है, फिर ऑफिस भी जाती है, और फिर भी उसका काम या तो अंडरपेड रह रहा है या फिर अनपेड रह रहा है। तो ये सिर्फ पेट्रियार्की नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन है। इस टॉपिक पे और भी बात करेंगे, पर एक छोटा सा जिस्ट हम इसकी रूट थ्योरी के ऊपर ले लेते हैं, जो कि है मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म थ्योरी के फाउंडर हैं कार्ल मार्क्स, वी ऑल नो, और इन्होंने ये थ्योरी दी थी 1847 में। तो मार्क्सिज्म में वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं? मार्क्सिज्म में वो बात करते हैं हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म की। हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म नंबर 1। सेकंड, वो बात करते हैं कैपिटलिज्म एंड एक्सप्लॉयटेशन। हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म से क्या मतलब है? हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म से मतलब है हिस्ट्री आइडिया से नहीं, इकोनॉमी से बनती है। मार्क्स ये कहते थे कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर, मतलब लॉज, कल्चर, फैमिली, रिलीजन, इवन मोरालिटी, सब कुछ इकोनॉमिक सिस्टम से शेप हुआ है। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं कि एग्रीकल्चर आया तो प्रॉपर्टी आई तो इनहेरिटेंस आया तो फैमिली रूल्स स्ट्रिक्ट हो गए, और विमेन पे कंट्रोल और ज़्यादा हो गया। मतलब इकोनॉमी जैसे जैसे चेंज होती जाती है, वैसे वैसे हमारी सोसाइटी चेंज होती जाती है। जैसे अगर आपके ख्याल जितने जितने ट्रेडिशनल होंगे, वैसा वैसा आपका बिहेवियर होगा। पर मान लीजिए कि आपके ख्याल बदल रहे हैं, मॉडर्नाइज हो रहे हैं, तो आपका जो बिहेवियर है, आपका डील करने का तरीका है, वो उस अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। पर इसमें इकोनॉमी का क्या रोल है, वो हम आगे जानेंगे। कैपिटलिज्म एंड एक्सप्लॉयटेशन। कैपिटलिज्म एंड एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है कि कैपिटलिज्म का प्रॉफिट लेबर के एक्सप्लॉयटेशन से आता है। कैसे? अब मान लीजिए कि मुझे आपने हायर किया एक सोलर सिस्टम का मॉडल बनाने के लिए, तो मैंने वो सोलर सिस्टम बनाने के लिए आपसे लिए 500 रुपये। आपने वही सेम मॉडल किसी और को आगे सेल आउट कर दिया, और सेल आउट कितने में किया? मे बी 2000। अब यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन कैसे हुई कि मुझसे तो आपने 500 रुपये में बनवा लिया, मेरी मेहनत, आपने उसका मूल्य तो सिर्फ 500 रुपये दिया, पर आपने 1500 रुपये का ऊपर प्रॉफिट कमाया। तो ये एक्सप्लॉयटेशन है एक तरीके की। ठीक है, आप उसको प्रॉफिट का नाम दे रहे हैं। वर्कर जितनी वैल्यू क्रिएट करता है, उसका पूरा पैसा नहीं मिलता, डिफरेंस ओनर का प्रॉफिट बन जाता है। तो यही बिजनेस है वैसे तो। एक और एग्जांपल लगा लेते हैं कि फैक्ट्री वर्कर वुमेन 12 घंटा काम कर रही है, सैलरी मिलती है 8 घंटे की, घर आकर 5 घंटे
अनपेड काम करती है, तो घर का काम पेड तो नहीं होता ना वैसे, तो अनपेड काम करती है, तो काम तो कितना कर रही है, कितनी ज़्यादा वैल्यू का काम कर रही है, पर उसे मिल क्या रहा है, या तो वो अनपेड है या फिर वो अंडरपेड है। एग्जैक्टली इसलिए मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म कहता है विमेन सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड क्लास है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी थ्योरी के साथ। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म एक ब्रांच है फेमिनिस्ट थ्योरी की जो ये कहती है कि विमेन का जो ऑपरेशन है वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, क्लास रिलेशन से जुड़ा हुआ है, हेविली ड्रॉ करता है कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ से, फ्रेडरिक एंजल्स के आइडियाज़ से, जिनके बारे में हम आगे बात भी करेंगे। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के हिसाब से विमेन का जो ऑपरेशन है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम के कारण है। विमेन का जो सबऑर्डिनेशन है वो नेचुरल या बायोलॉजिकल नहीं है, वो हिस्टोरिकली प्रोड्यूस्ड है। कैसे? इकोनॉमिक अरेंजमेंट से। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या बोलता है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहता है कि ये जो फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म का जो थ्योरी है ये लेट 19th अर्ली 20th सेंचुरी में आया था। तो लेट 19th सेंचुरी अर्ली 20th सेंचुरी मार्क्सिज्म आया 1847 में। फ्रेडरिक एंजल्स की बुक आती है जो एक की फाउंडेशन टेक्स्ट है, वो आता है 1884 में। तो मोस्ट प्रोबेबली लेट 19th अर्ली 20th सेंचुरी में इन्फ्लुएंस के बाद ये हमारे पास आता है। और क्या कारण रहते हैं कि इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म राइज हो रहा है, मतलब फैक्ट्रीज बढ़ रही थी, ठीक है, कैपिटलिज्म और स्ट्रॉन्ग हो रहा था, ठीक है, वर्किंग क्लास और एक्सप्लॉइट हो रही थी। इसका फाउंडेशन टेक्स्ट हमारे पास है फ्रेडरिक एंजल्स का, द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। उनका कहना ये था कि विमेन की जो ऑपरेशन है वो आई जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया और जब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आया। ये क्यों? क्योंकि एंजल का मानना ये था कि पहले तो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती नहीं थी, पहले तो कॉमन होता था सब। तो जब कॉमन ही होता था तो इनहेरिटेंस की तो कोई बात ही नहीं होती थी। इसलिए उनका मानना ये है कि विमेन का जो ऑपरेशन है उसकी जड़ है प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं। कोर कॉन्सेप्ट क्या है मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म का? मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म ये बिलीव करता है कि विमेन की जो डोमेस्टिक लेबर है वो अनपेड है, ठीक है, जो घर का काम है वो तो असेंशियल ही है। असेंशियल का मतलब क्या है कि ये तो औरत का फ़र्ज़ है, ये उसकी ड्यूटी है। तो ड्यूटी बोलने के बाद तो उन्होंने उसे अनपेड ही कर दिया कि ये तो करना ही है, इसके पैसे थोड़ी हैं कोई। और जब वो ये चीज़ करती है तो उससे नेक्स्ट जनरेशन भी आगे प्रोड्यूस होती है, वर्कर्स की बहुत काम करती है, फिर भी उसकी लेबर जो या तो इनविजिबल रहती है या अनरिकॉग्नाइज्ड रहती है। विमेन इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेड कैसे होती हैं? वो भी ट्वाइस। अनपेड डोमेस्टिक वर्कर्स एट होम, लो पेड वर्कर्स एट लेबर मार्केट। अब मान लीजिए आपकी मम्मी घर पे बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती है, ठीक है, एंड देन मान लीजिए उसमें थोड़ा सा नमक कम ज़्यादा है, तो क्या होगा? आप कहोगे कि आज अच्छा नहीं बना है। हाँ, पर अगर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बना है, तो आप थोड़ी सी तारीफ़ कर दोगे। फिर आपकी मम्मी ने कपड़े भी धोए हैं, आपका कमरा भी साफ़ किया है, सब कुछ किया आपके लिए, पर आपने इन रिटर्न क्या दिया? या आपके फादर ने इन रिटर्न आपकी मदर को क्या दिया? कोई पैसे दिए, पे किया उस चीज़ के लिए? मान लीजिए आपकी मम्मी ये सब काम ना करे और आपको एक हाउस हेल्प रखनी पड़े, तो क्या वो हाउस हेल्प फ्री में काम करेगी? वो तो पैसे लेगी। अब इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ आपकी हाउस हेल्प पैसों में कर रही है वो ही सेम तो नहीं, पर उससे भी बहुत ज़्यादा काम आप अपनी मम्मी से ले रहे हो, आप अपनी वाइफ से ले रहे हो, और इन रिटर्न थोड़ी सी तारीफ़ दे देते हो अगर अच्छा है,
और अगर कुछ अच्छा आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ है तो आप थोड़े से नाराज़ हो जाते हो। ट्रू। आगे चलते हैं। फैमिली का रोल क्या है? फैमिली का रोल ये है कि रिप्रोडक्शन ऑफ लेबर पावर, बच्चे पैदा करो और बेटे पैदा करो, लेबर पावर आएगी, जितने कमाने वाले होंगे उतना अच्छा होगा। ठीक है। सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इनटू कैपिटलिस्टिक वैल्यूज़, मतलब मेल्स को, अगर मेल चाइल्ड है तो उसको मैस्कुलिनिटी की तरफ लेके जाओ कि बेटा आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि आप डॉक्टर को बुला के लेके आओगे, आप मार्केट जाओगे सामान लेने के लिए, आप जो आदमियों के फ़र्ज़ वाले काम है आप सारे वो करोगे। और लड़कियां क्या करेंगी? लड़कियां करेंगी कि घर पे बैठ के अपनी मम्मी की हेल्प करेंगी, क्योंकि कल को करना तो उसने भी घर का ही काम है। तो वो मेंटालिटी है, वो कैपिटलिस्ट वैल्यूज़ है। इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स जिसकी बात हम पीछे कर रहे थे, ये वही है। मेंटेनेंस ऑफ मेल डोमिनेंस, अब ये दबदबा बना के रखना है कि ब्रेड अर्नर जो है घर का वो तो मेल मेंबर है, तो वो तो करता धरता है ना। तो जब वो करता धरता है तो फिर वो तो भगवान है, वो सबको संभाल रहा है, खाना उसी के कारण आ रहा है, घर में अगर सब कुछ आ रहा है तो उसी के कारण आ रहा है, अगर रोटी बन रही है तो उसी के कारण बन रही है। ओके फाइन, ठीक है, वो कमा के लेके आ रहा है, बट वही सेम अपॉर्चुनिटी अगर वुमेन को मिले तो वो भी कमा के ला सकती है। पर क्या एक मेल आदमी वही सारे काम उतनी ही शिद्दत से कर सकता है जितनी शिद्दत से वो मेल उस फीमेल से वो काम कर लेता है? फॉर एग्ज़ाम्पल कपड़े धुलवाना, बुज़ुर्गों का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे काम होते हैं। तो मेंटेनेंस ऑफ मेल डोमिनेंस, इमोशनल सपोर्ट फॉर मेल वर्कर्स। अब मेल वर्कर्स का क्या है कि काम से आए फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है, तो उनको इमोशनली सपोर्ट भी औरत ने करना है। तो एक लेडी बहुत सारे रोल्स अदा कर रही है कि वो आपकी हाउस हेल्प भी है, ठीक है, वो आपकी काउंसलर भी है, ठीक है, वो आपको साइकोलॉजिकली, इमोशनली, हर तरीके से वो आपको सपोर्ट कर रही है ना। एंड स्टिल वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है, वो अनपेड है, वो अंडरपेड है। तो इससे क्या है कि क्योंकि विमेन इकोनॉमिकली डिपेंडेंट रह जाती हैं, वो इकोनॉमिकल डिपेंडेंस पेट्रियार्की को और रीइंफोर्स करता है और पुश देता है कि ये और बढ़े। फिर डिवीज़न ऑफ लेबर आती है हमारे पास। डिवीज़न ऑफ लेबर से क्या है हमारे पास कि मेल को पब्लिक स्पेस में पेड काम मिल गया, ठीक है, पेड काम मिला तो उससे उसे इकोनॉमिक पावर मिली, इकोनॉमिक पावर मिली तो उसके पास ओनरशिप आई, ओनरशिप अगर उसने प्रॉपर्टी बनाई उसमें से या एसेट कुछ भी बनाई तो उसकी ओनरशिप मेल के पास गई। विमेन के पास क्या है? प्राइवेट काम है, हाउस होल्ड काम है, अनपेड है, ठीक है, अगर वो जा भी रही है कहीं तो अंडरपेड है, तो फाइनेंशियली तो वो हर हाल में कंट्रोल की जा रही है। तो अनपेड प्राइवेट वर्क, उससे क्या है कि कमाई नहीं कर रही है तो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है, इकोनॉमिक डिपेंडेंस है तो उसके हिस्से में किस चीज़ की ओनरशिप आई? सिर्फ डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओनरशिप आई, उसके पास किसी प्रॉपर्टी की, किसी एसेट की ओनरशिप नहीं आई। कैपिटलिज्म एंड पेट्रियार्की, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट्स का मानना ये था कि पेट्रियार्की कैपिटलिज्म से भी पहले एग्जिस्ट करती थी, कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, बस ये है कि पेट्रियार्की पहले भी था पर कैपिटलिज्म ने पेट्रियार्की को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया और ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। कैपिटलिज्म का प्रॉफिट कैसे मिलता है कि फीमेल लेबर जो होती है वो चीप होती है, ठीक है, जैसे कि हमने बात की अंडरपेड होती है कि फीमेल लेबर, अगर एक मेल लेबर है और एक फीमेल लेबर है, दोनों कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं,
वो भी 250 ईंटें उठा रहा है, और वो भी जो लेडी है वो भी 250 ईंटें उठा रही है, पर जो मेल मेंबर, जो मेल लेबर है, उसको 250 रुपीज़ दिहाड़ी मिल रही है, और जो फीमेल है उसको सिर्फ 100 रुपये मिल रही है। तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। अंडरपेड है, पे गैप है, ज़रूर है। तो फीमेल लेबर चीप है, और अगर डोमेस्टिक काम कर रही है तो अंडरपेड है। ठीक है। गोल्स क्या हैं मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के? गोल्स हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है उसे ख़त्म ही कर दो, कॉमन प्रॉपर्टी करो सबकी। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी का काम ख़त्म हो जाता है तो इनहेरिटेंस का काम ख़त्म हो जाएगा। उससे क्या है कि कैपिटलिस्ट की एक्सप्लॉयटेशन है वो भी ख़त्म करनी है। फिर डोमेस्टिक लेबर जो है वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दो कि कम्युनिटी किचन्स कर दो। ठीक है। किसी एक पे काम नहीं आना चाहिए, सब रल मिल के, अगर घर में चार मेंबर्स हैं तो चारों के चारों घर का काम बांट के करो। सिर्फ एक ही बंदे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आनी चाहिए। तो सोशलाइज डोमेस्टिक लेबर, देन प्रोवाइड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस टू विमेन। अगर औरत के हाथ में पैसा खर्चने की पावर आएगी, पैसा कमाने की, पैसा खर्चने की, फाइनेंशियल डिसीजंस लेने की पावर आएगी, तो उसका भला होगा। अदरवाइज तो बेड़ा ही गर्क है, इनका ये कहना है, जो कि आज के टाइम में है भी है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट आज के टाइम पे लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर फैमिली स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करना है। जो स्टीरियोटिपिकल एथिकल नॉर्म्स हैं, कल्चर्स हैं, रिचुअल्स हैं, उनको चैलेंज करना है कि ऐसा नहीं है कि आप जैसा सोचते हो औरतों के बारे में वैसा ही है। औरतें तो बहुत कुछ कर सकती हैं, फीमेल्स में बहुत कैपेबिलिटी है, बस ये है कि उनकी कैपेबिलिटीज़ को एक्सप्लोर नहीं किया गया है। दे बिलीव विमेंस लिबरेशन इज़ इम्पॉसिबल विदाउट ओवरथ्रोइंग कैपिटलिज्म। तो वो बोलते थे कि कैपिटलिज्म को एंड कर दो तो विमेंस का भला हो जाएगा। ये सारा मसला ही वो बोलते थे कि कैपिटलिज्म का है। की थिंकर्स हमारे पास कौन कौन है? तो की थिंकर्स, सबसे पहले की थिंकर हमारे पास आते हैं फ्रेडरिक एंजल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये फाउंडेशनल थ्योरिस्ट हैं। इनका जो मेजर काम गिना जाता है, एज वी ऑल नो, पीछे भी हमने बात की थी, द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, जो कि आई थी 1884 में। आपको ऑथर, उनकी बुक्स और ईयर्स, स्पेशली ईयर्स को ज़रूर याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यूजीसी नेट पे एंड सब पे क्वेश्चंस बनते हैं। देन सेंट्रल आर्ग्यूमेंट इनका ये था, ये कहते थे कि विमेन की ऑपरेशन प्राइवेट प्रॉपर्टी और क्लास सिस्टम के साथ शुरू हुई। मतलब कहने का ये है कि एंशिएंट सोसाइटीज़ में प्रॉपर्टी कॉमन थी, विमेन रिलेटिवली इक्वल थी। ठीक है। फैमिली ज़्यादा कंट्रोल बेस्ड नहीं थी। तो उससे क्या है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इनहेरिटेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो लोग मटीरियलिस्टिक नहीं थे, मनी माइंडेड नहीं थे, पावर माइंडेड नहीं थे। तो वो टाइम थोड़े सिंपल थे, एंशिएंट टाइम्स। फिर जैसे जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी आई, इनहेरिटेंस आया, विमेन को सबऑर्डिनेट कर दिया गया। ठीक है। विमेन को कंट्रोल करना ज़रूरी हो गया। मैरिज और लॉयल्टी स्ट्रिक्ट बन गए कि शादी करनी भी ज़रूरी है, और शादी करने के बाद लॉयल रहना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे हम चैस्टिटी भी बोलते हैं, कि औरत के कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना चल जाए, इनको पूरा कंट्रोल करके रखो, ये कहीं बिगड़ ना जाए, ऐसी ऐसी चीज़ें जो लोग सोचते हैं, है ना। देन द वर्ल्ड हिस्टोरिकल डिफीट ऑफ फीमेल सेक्स। ओके, कॉन्ट्रीब्यूशंस, इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या रहे हैं कि
connected women's subordination to economic systems, identify the family as an economic institution, laid the foundation of Marxist feminist theory. एग्जाम्पल है कि प्रॉपर्टी फादर से सन को जाएगी, इसलिए सोसाइटी ने विमेन पे कंट्रोल बढ़ा दिया। ये ही विमेन की हिस्टोरिकल डिफीट बनी, क्योंकि वहाँ पे सन प्रेफरेंस आ गया, लीगल हेयर, है ना। तो एक और चीज़ भी है बहुत जुड़ी हुई, बहुत रफली सी जुड़ी हुई, ये एक है कि उन दिनों जब हमारे इंडिया पे 1847 के टाइम पे जब इंडिया पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उन्होंने एक रूल लागू कर दिया था। ये वैसे मैं एक ऊपर से एक सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ आपको कि उन्होंने एक रूल लागू किया था कि किसी भी राजा का अगर कोई लीगल हेयर नहीं है, उसकी खुद की ब्लड लाइन का नहीं है, तो उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाएगा। और फिर एज वी ऑल नो, रानी झांसी एक एग्जाम्पल रही कि लीगल हेयर वाले मामले में, तो वो बातें इंडिया में भी वैसी चीज़ें हुई। देन नेक्स्ट चलते हैं, क्लारा ज़ेटकिन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज़र थी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन थी, विमेंस राइट्स लीडर थी ये, एक जर्मन मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट, जो ये कहती थी कि विमेन की रियल फ्रीडम तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक इकोनॉमिक सिस्टम चेंज नहीं होता, मतलब जब तक कैपिटलिज्म जाता नहीं है, जड़ से ख़त्म नहीं होता। उनका कहना ये था कि सिर्फ विमेन राइट्स की बात करना काफ़ी नहीं है, क्योंकि विमेन की प्रॉब्लम सिर्फ जेंडर की नहीं है, क्लास और इकोनॉमी की है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आ गई, पहले हम सिर्फ इकोनॉमी की बात कर रहे थे, अनपेड अंडरपेड, अब एक और चीज़ आई, क्लास। तो क्या चीज़ क्लास डिफाइन करती है, मैं किस क्लास से बिलोंग करती हूँ, आप किस क्लास से बिलोंग करते हो, ये चीज़। मैं मिडिल क्लास हूँ, आप रिच क्लास हो, या कोई अपर मिडिल क्लास है, कोई लोअर मिडिल क्लास है। क्योंकि विमेन की प्रॉब्लम सिर्फ जेंडर की नहीं है, क्लास और इकोनॉमी की भी है, इसलिए वर्किंग विमेन के इश्यूज इज़ इक्वल टू क्लास स्ट्रगल के इश्यूज। सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर एक रिच वुमेन को एजुकेशन और फ्रीडम मिल जाए, लेकिन फैक्ट्री में काम करने वाली वुमेन अभी भी लो सैलरी और एक्सप्लॉयटेशन फेस कर रही है, तो फेमिनिज्म इनकम्प्लीट है। हमें कलेक्टिवली सबकी बात करनी है, सिर्फ रिच की बात नहीं करनी है, हमें उस लेबर क्लास की भी बात करनी है, उस वुमेन की भी बात करनी है जो घर में जंजीरों से जकड़ी हुई है। तो वो ये बोलती थी कि बॉर्जियस फेमिनिज्म सिर्फ मिडिल क्लास वुमेन को बेनिफिट करता है, लेकिन रियल फेमिनिज्म वर्किंग क्लास को भी फ्री करता है। तो वो रियल फेमिनिज्म की बात करती थी, वो सबको इंक्लूड करने की बात करती थी, इररेलेवेंट ऑफ वॉट एवर क्लास वन बिलोंग्स टू। ठीक है, उनका सोल्यूशन बड़ा सिंपल सा था, वो ये बोलती थी कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस दो, ठीक है, फिर इक्वल एजुकेशन राइट्स होने चाहिए, ठीक है, फिर लेबर राइट्स पे वो बात करती थी, विमेन की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए भी वो पुश करती थी, और अल्टीमेटली सोशलिस्ट सिस्टम की भी वो बात करती थी। नेक्स्ट आते हैं अलेक्जेंड्रा कोलंताय, एक रेवोल्यूशनरी थ्योरिस्ट थी, फैमिली और सेक्सुअलिटी की, रशियन थी और बहुत लीडिंग फिगर थी सोवियत रेवोल्यूशन में। कोलंताय के अकॉर्डिंग कैपिटलिज्म के अंडर मैरिज एक इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट बन के रह गया, एक इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट बन के रह गया। लव भी प्रॉफिट, सिक्योरिटी और सर्वाइवल पे डिपेंड करता है, ठीक है। विमेन इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों रूप से ट्रैप्ड रहती हैं,
और उनका सल्यूशन ये था, कैसे ट्रैप्ड रहती हैं, मैरिज तो हो गया, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट है, लव कैसे आएगा, लव तब आएगा अगर प्रॉफिट होगा किसी चीज़ का, अगर सिक्योरिटी होगी, अगर वो लव सर्वाइवल दे रहा है तो वो किसी काम का लव है, अदरवाइज वो लव किसी काम का नहीं है, ठीक है। और सेक्सुअल रिलेशंस, फैमिली, तो विमेन जो थी इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली दोनों तरीके से वो फंसी हुई थी, और उनका सल्यूशन ये था, वो ये कहती थी कि विमेन की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पे काम होना चाहिए, ठीक है। सोशलाइज्ड चाइल्ड केयर की बात करती थी वो, कम्यूनल किचन्स की बात करती थी, जैसे कि हमने पीछे अभी बात की थी कि सोशलाइज कर देना चाहिए सारे काम को, तो कम्यूनल किचन्स की वो बात करती थी, सभी बनाएंगे सभी खाएंगे। स्टेट सपोर्टेड मैटरनिटी केयर की वो बात करती थी, और वो ये कहती थी कि मतलब उनका जो विजन था फ्यूचर में, फ्यूचर को लेके वो ये बात करती थी कि वो ये देखना चाहती थी कि इन फ्यूचर आने वाले जो रिलेशनशिप्स होने चाहिए उनमें इक्वालिटी होनी चाहिए, कंपेनियनशिप होना चाहिए और म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये नहीं हो कि क्योंकि तुम बीवी हो या तुम औरत हो तो तुम्हारा दर्जा मेल से कम है, तो मेल डोमिनेंस वाला वो ईगो सेंट्रिक सा, मेल सेंट्रिक सा, पेट्रियार्किकल सा जो माहौल है, स्टीरियोटिपिकल सा माहौल जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। इनके मेजर वर्क्स भी हैं कुछ, कम्युनिज्म एंड द फैमिली, द सोशल बेसिस ऑफ द वुमन क्वेश्चन। इनके ईयर्स नहीं लिखे हैं मैंने, वो मैं मेंशन कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे चलते हैं। ऑगस्ट बेबेल, ऑगस्ट बेबेल सोशलिस्ट फेमिनिस्ट फिलोसोफर थे। इनका मेजर काम जो था वुमेन एंड सोशलिज्म, इसका भी मैं ईयर जो है वो मेंशन कर दूंगी। बेबेल कहते हैं कैपिटलिज्म विमेन के अनपेड डोमेस्टिक लेबर से प्रॉफिट कमाता है। जब तक वुमेन इकोनॉमिकली डिपेंडेंट रहेगी, इक्वालिटी पॉसिबल नहीं है। कैसे? अगर मान लीजिए कि मैं इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हूँ अपने हस्बैंड पे, मैं पैसे नहीं कमाती हूँ, ठीक है, या कम कमाती हूँ, या मुझे हर हाल में अपने पति से पैसे मांगने पड़ते हैं, तो क्या होगा कि अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है और मैं पैसे मांगूंगी तो मुझे उन्हें पूछना पड़ेगा, वो मुझसे पूछेंगे कि किस लिए चाहिए, एक क्वेश्चन आएगा किस लिए चाहिए। तो कई बार हो सकता है कि मेरी जो नीड है उन्हें बहुत इर्रेलेवेंट सी लगे कि नहीं 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 इसकी तो ज़रूरत नहीं है, ये तो फालतू का खर्चा है। उनके लिए वो फालतू का खर्चा हो पर मेरे लिए वो नेसेसिटी हो, है ना। तो इकोनॉमिक डिपेंडेंस तो है ना। अब ये है कि इकोनॉमिक डिपेंडेंस है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस नहीं मिल रही है, तो डोमेस्टिक लेबर करनी पड़ रही है उसे। अब डोमेस्टिक लेबर ये नहीं है कि खाना वाना बनाने में आपको पैसे पे, ठीक है, पर आप एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हो उस चीज़ को, आप इनविजिबल रख रहे हो कि पूरा दिन 16 घंटे उस लेडी ने घर का काम किया है। हर थोड़ी थोड़ी देर बाद किसी के लिए खाना बन रहा है, किसी के लिए चाय बन रही है, कपड़े धुल रहे हैं, या फिर बच्चे, कभी किसी बच्चे को भूख लगी है, कभी किसी बच्चे को संभालना है, कोई बच्चा गिर गया है ना, उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी, उसको मॉरल वैल्यूज़ देने की जिम्मेदारी, सब कुछ हर चीज़ की जिम्मेदारी औरत को दे दी गई है। और ये बोला गया है कि तुम काम तो करती नहीं हो, मतलब उनके काम को असल काम गिना ही नहीं जाता है, उनके काम को तो बस एक ड्यूटी गिनी जाती है कि ये कोई काम है, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना ही कोई काम है। काम तो वो है जो हम ऑफिसेज में बैठ के करते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा एग्जाम्पल एक ऐसी है कि हाउसवर्क का कोई सैलरी नहीं है, इसलिए सोसाइटी से रियल वर्क नहीं मानता है। अब अगर इसकी सैलरी हो, मान लो हाउस हेल्प आती है हमारे घर पे, वो सैलरी लेती है इन सब चीज़ों के, तो वो असल में काम करती है,
पर वही सेम चीज़ जब हमारी घर की औरतें करती हैं, वो फ्री में कर रही हैं, तो उनके लिए डायलॉग क्या आता है? तुमने सारा दिन काम ही क्या किया है, तुम काम करती ही क्या हो, तुम घर पे तो रहती हो। ये ही विमेन की पोजीशन को वीक करता है, यही चीज़ विमेन की पोजीशन को वीक करती है। वो एडवोकेट करते थे विमेन की एजुकेशन को, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को, पॉलिटिकल राइट्स को। फिर हमारे पास आते हैं कार्ल मार्क्स। इनकी बात हम पहले भी कर चुके थे, ये इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूटर हैं। हमने बात की थी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की, कैपिटलिज्म एंड एक्सप्लॉयटेशन की। ज़्यादा लिखा नहीं उन्होंने विमेन के बारे में, पर उन्होंने क्लास स्ट्रगल के बारे में लिखा है, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में लिखा है, एलियनेशन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर के बारे में लिखा है। ये सब चीज़ें एक थ्योरेटिकल बैकबोन बनी मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के लिए, बहुत ज़रूरी। क्यों? क्योंकि फ्रेडरिक एंजल्स ने बहुत ज़्यादा हेविली इंस्पायर होके कार्ल मार्क्स से आगे काम किया था, उनके काम को आगे बढ़ाया था, उनकी थ्योरी को आगे बढ़ाया था, बहुत एक्सटेंसिवली उस पर काम किया था। कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म इंट्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक एनालिसिस इनटू फेमिनिस्ट थ्योरी। इससे पहले हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात कर रहे थे, पब्लिक प्राइवेट स्पेस की बात भी हमने कर ही ली थी। सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई कर दिया गया है औरत को, इस चीज़ के बारे में बात कर ली थी। एजुकेशन के बारे में बात कर ली थी। हाईलाइटेड अनपेड डोमेस्टिक लेबर। इससे पहले इस चीज़ के बारे में बात नहीं की गई थी कि जो डोमेस्टिक लेबर है वो अनपेड है, इस चीज़ पे गौर ही नहीं किया गया। Connected women's oppression with class struggle, influenced labor laws, maternity rights and working women's movements. क्रिटिसिज्म क्या है मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म का? क्लास को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, जेंडर को कम। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म कहता है कि विमेन की ऑपरेशन का रूट कैपिटलिज्म है, लेकिन जो क्रिटिसाइज करते हैं वो ये बोलते हैं कि जेंडर बेस्ड ऑपरेशन सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पे नहीं है, कल्चर बेस्ड भी है, ट्रेडिशन बेस्ड भी है, रिलीजन भी आपको कहीं ना कहीं अंडरमाइन करता है आपकी फेमिनिज्म को एंड आपकी विमेन की पोजीशन को, और साइकोलॉजी भी कहीं ना कहीं विमेन को वीक बताती है। एग्जाम्पल ये है कि डाउरी, ऑनर किलिंग, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सिर्फ कैपिटलिस्ट की प्रॉब्लम नहीं है, ये कल्चर और सोशल कंट्रोल का भी रिजल्ट है। अब आप एक रीज़न बना सकते हो कि ये जो सोशल कंट्रोल है उसमें एक कॉज कैपिटलिज्म भी है, पर आप ये नहीं कह सकते कि सारी प्रॉब्लम कैपिटलिज्म के कारण ही है। तो रूट कॉज बहुत बड़ा है। और फिर वो बोलते हैं कि कल्चर एंड साइकोलॉजी को तो इग्नोर करता है बिल्कुल ही, कि मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म कहता है कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे फोकस करता है, लेकिन विमेन की इमोशनल साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस को कम कर देता है। एग्जाम्पल बॉडी शेमिंग, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, इमोशनल मैनिपुलेशन, ये सब चीज़ें कल्चर और साइकोलॉजी में आती हैं। ये सब सिर्फ क्लास इशू नहीं है। अब कल्चर क्या कहता है कि जो गोरी होती है लड़की वो ज़्यादा सुंदर होती है, और अगर कोई लड़की रंग की थोड़ी सांवली है ना, या थोड़ी काली है या काली है, तो वो सुंदर नहीं है। बॉडी शेमिंग, ये भी तो एक बहुत बड़ा, मोटी लड़की को रिश्ते नहीं आ रहे हैं, बहुत बहुत सुंदर है अगर कोई लड़की पतली है, गोरी है, उसके लंबे सुनहरे बाल हैं, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है ना। इमोशनल मैनिपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पता है कि लड़कियों के साथ 2-4 मीठी मीठी बातें करो तो लड़कियां बड़ी जल्दी मान जाती हैं। तो ये सिर्फ क्लास का इशू नहीं है। और ये मान लेता है कि सोशलिज्म सब सॉल्व कर देगा, ऐसा नहीं होता है। क्रिटिक्स कहते हैं ऐसा नहीं होता है। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म कहते हैं कि कैपिटलिज्म ख़त्म तो विमेन फ्री हो जाएगी, लेकिन रियल लाइफ में सोशलिस्ट सोसाइटीज़ में भी विमेन को फुल इक्वालिटी नहीं मिली। एग्जाम्पल कि आज भी कुछ सोशलिस्ट कंट्रीज़ हैं जहाँ विमेन पे डबल बर्डन है। वो कहते हैं कि हाँ हम तुम्हें नहीं रोकते, जाओ जॉब करो,
पर घर का काम करना है। क्यों? क्योंकि वो आपकी ड्यूटी है, वो तो हर हाल में करना है। तो अनपेड काम तो आप करोगे ही करोगे। जॉब कर लो, आपकी इच्छा है, पर आपकी इच्छा है, या फिर आजकल जो ट्रेंड चला है हमें तो कमाने वाली बहू चाहिए, और घर का काम भी आप करोगे ही करोगे, क्योंकि वो तो आपका प्राइमरी काम है। जॉब जूब तो सेकेंडरी है। फिर वो कहते हैं कि मिडिल क्लास विमेन के इश्यूज को अंडरप्ले करता है। इस थ्योरी का ज़्यादा फोकस वर्किंग क्लास विमेन पे होता है, जिस वजह से मिडिल क्लास विमेन के पर्सनल स्ट्रगल्स कभी कभी इग्नोर हो जाते हैं। अब जैसे हमें पता है कि विमेन की जो कैटेगरी है वो होमोजीनियस नहीं है, वो हेट्रोजेनियस है। हर इंडिविजुअल अलग है, हर विमेन एक दूसरे से अलग है, हर विमेन एक अलग में भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रही है पर अलग तरीके से फेस कर रही है। ठीक है, किसी के घर में डाउरी ना मिलने के कारण सिर्फ टॉन्ट और ये सब चीज़ें चल रही हैं, पर किसी को चला के ही राख कर दिया गया है। ठीक है, किसी को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, किसी को फिजिकली ही ख़त्म कर दिया है। तो हो सकता है कि सेम प्रॉब्लम फेस कर रही हैं पर सेम तरीके से नहीं, सेम सिचुएशन नहीं है उनकी। तो ये है कि वर्किंग क्लास विमेन पर ही अगर सारा फोकस रहेगा जो काम कर रही हैं, तो वो मिडिल क्लास विमेन जो हैं, जो पर्सनल स्ट्रगल्स, वो घर बैठी और जो पर्सनल स्ट्रगल्स को झेल रही है, वो इग्नोर हो जाती है। तो अगर एक लाइन में हम बात करें तो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म विमेन के ऑपरेशन को सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स में समझा देता है, जबकि ऑपरेशन के कल्चरल, साइकोलॉजिकल और पर्सनल डायमेंशंस भी होते हैं। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर जो है हम यहाँ पे कंपाइल करते हैं। तो अभी तक हमें ये समझ आया है कि जब तक इकोनॉमिक सिस्टम, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म बोलता है कि जब तक इकोनॉमिक सिस्टम चेंज नहीं होगा तब तक विमेन की रियल फ्रीडम पॉसिबल नहीं है। जब तक सोसाइटी के काम को हेल्प या ड्यूटी समझती रहेगी और रियल वर्क नहीं समझेगी, क्योंकि जब तक आप विमेन के काम को ड्यूटी ही बताते रहोगे कि ये तो इसकी ड्यूटी है और रियल काम नहीं बताओगे, तो आप उसके काम को वैल्यू नहीं कर रहे हो, आप अंडर वैल्यू कर रहे हो। तब तक विमेन चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, मैं कह रही हूँ 16 के बजाय 18 घंटे काम कर ले, उन्हें रियल इक्वालिटी कभी नहीं मिलेगी। ये कहना था मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म का। और यहाँ पे हम हमारा लेक्चर ख़त्म करते हैं और एक छोटा सा क्वेश्चन जाते जाते आपके लिए। Which concept highlights how workers, including women, accept their exploitation as normal within capitalism? Workers और women वो कौन सी चीज़ है जिसके कारण अपनी एक्सप्लॉयटेशन को नॉर्मल मान लेते हैं? क्या वो फॉल्स कॉन्शियसनेस है? क्या वो हेजेमनी है? क्या वो इंटरसेक्शनैलिटी है? या द पर्सनल इज़ पॉलिटिकल? इसी के साथ मैं मेरा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड आई होप आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें ज़रूर देंगे कमेंट्स में। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।